हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फोर्थ ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। फोर्थ ब्लॉक का 12th यूनिट, यानी कि इसका फर्स्ट यूनिट है फोर्थ ब्लॉक का, और इस बुक का 12th यूनिट है। इससे पहले तीन ब्लॉक की यूनिट की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में वो जाकर देखिए। हमारे इस ब्लॉक का नाम है आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य। तो आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में जो जो विधाएं आती हैं उन सबके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 12th यूनिट से। 12th यूनिट हिंदी कहानी का विकास फर्स्ट है। इसमें हम दो टॉपिक्स लेंगे। विधा के रूप में हिंदी कहानी का स्वरूप 12.2 और 12.3 प्रेमचंद युग से पहले हिंदी कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना देखे देंगे। तो प्रस्तावना में बताया गया है आधुनिकता के आगमन के साथ ही गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। जब आधुनिक युग की शुरुआत हुई तो गद्य की विभिन्न विधाओं का जितनी भी विधाएं थी, गद्य की विभिन्न विधाएं थी, उनका विकास भी आधुनिक युग में ही हुआ। क्योंकि उससे पहले आधुनिक युग से पहले रीतिकालीन युग था। तो रीतिकाल के युग में सिर्फ काव्य रचनाएं ही होती थी, गद्य रचनाएं नहीं होती थी। और उससे पहले के आधुनिक युग से जितने भी पहले के युग हुए हैं, भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल, इन सब में काव्य रचनाएं होती थी, गद्य रचनाएं नहीं होती थी। तो आधुनिकता के साथ ही गद्य की विभिन्न विधाओं का विकास हुआ। कहानी जो है वो एक आधुनिक आधुनिक विधा है। इसमें बताया जाएगा। कहानी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कहानी से रिलेटेड है ये यूनिट। तो कहानी के बारे में बताया जाएगा। कहानी एक आधुनिक विधा है और कहानी का जो प्रयोग है वो पश्चिम में हुआ। सबसे पहले पश्चिमी संस्कृति में सबसे पहले कहानी का प्रयोग हुआ, जिससे शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं। शॉर्ट स्टोरीज विधा ये जो होती है, इसी से ही कहानी जो है वो हमारे भारत में उभरी कहानी का स्वरूप उभरता सामने आया। हिंदी में कहानी का विकास शॉर्ट स्टोरीज की तर्ज पर नहीं हुआ। तो हिंदी में जो कहानी का विकास हुआ वो शॉर्ट स्टोरीज की तर्ज पर नहीं हुआ, बल्कि जो भारतीय परंपरा थी, भारतीय जो पुरानी प्राचीन कथाएं थी, कथाओं की जो परंपरा रही है, उसी में लोगों ने जो यथार्थ थे उसको मिलाकर और कहानी को बनाना शुरू कर दिया। तो कहानी भारतीय परंपरा से रिलेटेड होती है और उसमें भारत में जो पुरानी कथाएं थी उनसे रिलेटेड है कहानी। उसी के आधार पर कहानी का विकास हुआ। पहले दशक की हिंदी कहानियों पर प्राचीन भारतीय परंपरा का ही स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो पहले दशक यानी कि 20वीं सदी के पहले दशक में जो हिंदी कहानियां लिखी गई उन पर प्राचीन भारतीय कथा परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। तो ये हमारी प्रस्तावना होगा। अब इसमें हिंदी कहानी विधा के रूप में हिंदी कहानी का स्वरूप। हिंदी कहानी का स्रोत ठेठ भारतीय, जिसमें शॉर्ट स्टोरी की तर्ज पर नहीं बल्कि भारतीय कथा, आख्यान और दास्तानों की परंपरा में हुआ। तो जो अभी मैं पहले बता चुकी हूँ, हिंदी कहानी की जो परंपरा है वो ठेठ भारतीय ही रही है। मतलब भारत से ही, भारत की जो पुरानी कथाएं थी, आख्यान थे, दास्तानें थी, उनसे ही हिंदी कहानी का विकास हुआ है और हिंदी कहानी को एक नया रूप मिला है। शॉर्ट स्टोरीज की तर्ज पर नहीं हुआ है। शॉर्ट स्टोरीज जो होती है वो छोटी छोटी सी कहानियां होती हैं, छोटी कहानी जिनको हम बोलते हैं, तो वो हो गई शॉर्ट स्टोरीज। लेकिन जो हिंदी में कहानियां लिखी जाती हैं वो काफी बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं। तो वो भारतीय पुरानी जो प्राचीन परंपरा थी, कथा परंपरा थी, उससे रिलेटेड होती है वो। इसी भारतीय कथा से हिंदी कहानी का कोंपल फूटा। तो भारतीय जो कथाएं थी उसी से हिंदी कहानी का विकास हो, जो भी मैं बता चुकी हूँ। भारत में कथा और किस्सों की समृद्ध परंपरा रही है। आपने सुना होगा भारत में जो प्राचीन कथाएं हैं वो सब सुनी होंगी आप लोगों ने भी। बहुत सारे, जैसे कि रामायण है और भी बहुत सारी कहानियां, उपनिषदें, महाभारत है, वेद पुराण, ये सारी पुरानी कथाएं हैं और इसकी एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। भारत में परंपरागत रूप से कहानियां, किस्से, कथाएं सुनाई जाती थी और ये इनकी जो है परंपरा शुरू से ही रही है। परंपरागत शिक्षा के प्रमुख माध्यम थे। पंचतंत्र की कहानियां इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। तो पंचतंत्र की कहानियां इससे एक उदाहरण ही है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियों में भी ऐसी कथाएं ही होती हैं। तो इसके उदाहरण दे रखे हैं वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब इसमें जो है पुरानी कहानियों के, पुराने ये जो आख्यान है, भारतीय कहानियां हैं, कथाएं हैं, इनसे रिलेटेड हिंदी कहानी का स्वरूप हुआ, हिंदी कहानी का जन्म हुआ। अब इसमें जो कथा परंपरा थी, कादम्बरी, दश कुमार चरित, सिंहासन, बत्तीसी, बेताल, पच्चीसी आदि कहानियां इन्हीं से ही बनी है, क्योंकि पुराण, उपनिषद इनसे रिलेटेड है ये सारी कहानियां। कथाओं के इस सागर से हिंदी कहानी का जन्म हुआ। तो आपको समझ आ गई हिंदी कहानी की शुरुआत के बारे में बता रखा है। यहाँ से लेकर ये वाले 2 पैराग्राफ ऊपर की हिंदी कहानी की शुरुआत किस तरह से हुई इसके बारे में बता रखा है।
प्रत्येक सभ्यता के आरंभिक चरण से ही कथा की लिखित अलिखित परंपरा मिलती है। मतलब जब भी कोई सभ्यता शुरू होती है तो उसकी शुरुआत से ही हमें पता जो मौखिक कथाएं होती हैं या फिर लिखित कथाएं होती हैं, उनकी परंपरा शुरू से ही मिलती है। क्योंकि जो वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं तो वो अपनी बातों को अपने जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं, फिर जो पूर्वज होते हैं वो अपने बच्चों को, या फिर बड़े लोग जो होते हैं वो बच्चों को दादा दादी नाना नानी ऐसे अपनी कहानियां सुनाते हैं। तो वो लिखित परंपरा भी हो सकती है और वो मौखिक परंपरा भी हो सकती है। कहानी का अचानक आविष्कार हुआ तो हो ऐसी बात नहीं, मतलब कहानी का अचानक से आविष्कार नहीं हुआ, वो धीरे धीरे विकसित होते चले गए, समृद्ध होते चले गए। कहानी मनुष्य की कल्पना की उपज है। मतलब जो लोग मनुष्य होते हैं, जो मानव होते हैं, वो कल्पना करते हैं और उसी के आधार पर कहानी बनती चली जाती है। अब इसमें बताया जा रहा है सभ्यता के प्रथम चरण में शिकारी और पशुपालन रोजगार तथा जीवन यापन के प्रमुख आधार थे। जो पुरुष होते थे वो शिकार करने के लिए जाते थे, अपने पशुओं को चराने के लिए जंगल जाते थे और फिर वहां पर उनके साथ नए नए अनुभव होते थे। और उन अनुभवों के आधार जो बच्चे होते थे और बड़े बड़े बूढ़े लोग होते थे और जो स्त्रियां होती थी, महिलाएं होती थी, तो वो घर में रहती थी और जो पुरुष होते थे वो शिकार करने के लिए जाते थे। तो जो जब वो वहां जाते थे तो उनको नई नई चीजों का अनुभव होता था, तो उसी से रिलेटेड वो कहानियां बनाते थे। मतलब अपने घर में आकर वो उस कहानियों को अपने अनुभव से रिलेटेड, उनके कुछ अनुभव होता था, उनकी कुछ कल्पना होती थी उसमें, मतलब अपने अनुभव, अपनी कल्पना और सृजनशीलता, उनकी क्रिएटिविटी, जो माइंड में उनके विचार आते थे, उन सबको मिलाकर वो एक किस्से की तरह वो अपने जो उनके साथ घटना घटती थी उसको बताते थे। उसमें कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, परी भूत प्रेत, इन सभी से लेकर जीवन की सच्चाई का वर्णन करने वाली कहानियों के जन्म की ही यही प्रक्रिया रही है। तो इस तरह से कहानियों का विकास हुआ है। भूत प्रेत पक्षी ये सभी को लेकर, पशु पक्षी से रिलेटेड जो लोग होते थे, वो पुरुष होते थे, वो अपने घर में आकर कहानियां सुनाते थे। अब इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में किस्से के बारे में बताया जा रहा है कि किस्से क्या होते हैं। परंतु आज हम जिसे कहानी कहते हैं प्राचीन और मध्यकालीन किस्सों से भिन्न है। कहानी आधुनिक विधा है, जो अभी मैं पहले बता चुकी हूँ। कहानी आधुनिक काल में शुरू हुई और बहुत सारी विधाएं, जितनी भी विधाएं वो आधुनिक काल से ही शुरू हुई है। तो कहानी भी आधुनिक काल से ही शुरू हुई है और इसलिए ये आधुनिक विधा है। प्राचीन और मध्यकालीन रोमांटिक बोध से सर्वथा मुक्त है। तो प्राचीन काल में जो और मध्यकाल में जो कहानियां होती थी, कथाएं होती थी, उनमें रोमांटिक बोध होता था। तो जो आधुनिक कहानी है उसमें ये सब नहीं है, वो इससे मुक्त है। आधुनिकता ही इसकी कसौटी है। किस्से और कहानी को पर्याय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें मौलिक अंतर है। तो लोग कहते हैं कि किस्से और कहानी जो है एक जैसे ही है, इनको पर्याय के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मतलब किस्से के लिए कहानी शब्द का प्रयोग, कहानी के लिए किस्से शब्द का प्रयोग, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ अंतर होता है। अब इसमें बताया जाए कथावाचक में ये गुण होना चाहिए कि वे प्रत्येक घटना में इतना कौतूहल भरता चले कि फिर क्या हुआ की जिज्ञासा ना समाप्त हो। मतलब जैसे कि जब हम कोई कहानी सुनते हैं या फिर कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें हमारे अंदर ये रहता है, अगर कहीं पर जैसे किसी से सुन रहा है कोई कहानी, अगर कोई कथावाचक है, कोई कहानी सुनाने वाला है, कथावाचक यानी कहानी सुनाने वाला, तो कोई कहानी सुना रहा है हमें, और अगर वो बीच में थोड़ी सी देर के लिए भी रुक जाता है तो हम उससे ये पूछते हैं फिर क्या हुआ कहानी में आगे। तो ये जिज्ञासा बनी रहना, मतलब ये क्यूरियोसिटी बनी रहनी चाहिए। कहानी इस तरह की होनी चाहिए, इसमें बताया जा रहा है कहानी में ये गुण होना चाहिए। और यही कहानी का सबसे बड़ा गुण होता है, सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है कि लोग इसमें अगर कोई रुके या फिर लोग कहानी को पढ़ने के लिए उनके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे कि एंड क्या होगा इसका, इसके बीच में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, फिर क्या हुआ, ये क्या हुआ, तो ये सब होना चाहिए। अब इसमें एक कहानी के बारे में बताया जा रहा है। सहस्त्र रजनी चरित्र की रचना इसी कौतूहल का सुंदर नमूना है। तो एक रजनी चरित्र उनकी रचना है एक, तो उसके बारे में बताया जा रहा है। एक शहजादा, एक कहानी है छोटी सी जो मैं अभी स्टोरी ऐसी बता देती हूँ आपको। एक शहजादा था, उसका नाम शहरयार था और वो रोज एक लड़की से शादी करता था और सुबह होते ही उसका कत्ल कर देता था, उसको मार देता था। तो जिसकी वजह से जो उसके बादशाह थे, मतलब कि उसके पिता बादशाह के एक मंत्री थे, उनकी पुत्री उस बात से बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा दुख में थी वो, क्योंकि बहुत सारी शहजादियों की हत्याएं हो चुकी थी। सुबह होते ही वो उनको मार देता था। फिर उसने सोचा कि वो पता लगाएगी, वो जो मंत्री की बेटी, वो पता लगाएगी कि शहजादा, ऐसा क्या बात होती है कि शहजादा रानियों को उनको मार देता है, शहजादियों को मार देता है। तो फिर वो उससे शादी करने का सोचती है और फिर वो उससे शादी भी कर लेती है। तो विवाह की पहली रात शहजादी ने शहजादे को एक कहानी सुनानी शुरू की। तो वो जो शहजादियां होती थी वो उनको क्यों मारता था, इस वजह से उसने शादी की थी। तो जब उसने शादी की तब उसको पता चला कि शहजादियों को इसलिए मारता था क्योंकि वो कहानी सुनाती थी और उनकी कहानी खत्म हो जाती थी सुबह होते वक्त। जब जब सुबह होती थी
तो उनकी कहानी खत्म हो जाती थी और उस शहजादे को कहानियां सुनना पसंद थी। तो वो कहती थी, जो शहजादियां, जितनी भी शहजादियों को उसने मारा, वो उससे ये कह देती थी कि कहानी अब खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से वो गुस्से में आ जाता था और उनको मार देता था। लेकिन जो मंत्री की बेटी थी, उसने उससे शादी करने के बाद उसको कहानी सुनाई, उसकी पहली रात पर कहानी सुनाई। फिर शहजादा रात भर कहानी सुनता रहा, रात भर वो कहानी सुनता रहा और सुबह हो गई। सुबह होने के बाद शहजादी ने कहानी सुनानी बंद कर दी, वो रुक जाती है। फिर शहजादा से पूछता है कि क्या हुआ, कहानी सुनानी क्यों रोक दी? तो वो कहती है उससे कि अगर आप मेरी जान बच जाए तो मैं अगली रात को सुनाऊंगी। तो शहजादा मान जाता है, मतलब उसको एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि अब आगे कहानी में क्या होगा, ये मुझे रात को सुनाएगी। तो इसलिए वो उसको नहीं मारता और ऐसे करते करते कई साल बीत जाते हैं और वो जो शहजादी होती है वो जिंदा रहती है। इस तरह से वो अपनी जान बचा लेती है। तो इसमें बताया गया है कि ये क्यूरियोसिटी होती है इंसान के अंदर की, जिसकी वजह से कहानी में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिसकी वजह से कहानी जो है वो उसका एक गुण होता है और कहानी अच्छी लगती है हमें। कहानी समझ में आती है और फिर हमें वो अच्छी भी लगती है और हमारा सुनने का और पढ़ने का मन करता है। किस्से का गठन किस्से का गठन या रूप सुनाने के अनुरूप होता है। किस्से कहानियों की, इसमें बताया जाएगा किस्से कहानियों की प्रकृति मौखिक होती है और मुद्रण सुविधा यानी कि मुद्रण संचार माध्यम है, तो उसकी वजह से कथाएं खूब छपने लगी हैं। और अब आजकल जो टेलीविजन है, इसमें बताया जा रहा है कि टेलीविजन है तो इसलिए किस्सों को फिल्माया भी जाने लगा है, जैसे कि महाभारत, रामायण। इसके अलावा भी और बहुत सारे कथाएं हैं, जैसे दुर्गा, शिव, हनुमान की कथाओं को, या फिर बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी कथा सरित सागर आदि की कथाओं को भी खूब फिल्माया जाने लगा। ये सारी कथाएं आजकल शोज के रूप में, टीवी सीरियल के रूप में टीवी पर देखने को मिल जाती है हमें। और तो टीवी पर देखने के लिए भी, जब हम टीवी पर कुछ कहानी या फिर कोई भी शो देखते हैं तो उसमें भी हमारी एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि उसमें दिखाता है ना, कल देखिए, तो फिर हम ये सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या दिखाएंगे और इसी वजह से हम नेक्स्ट डे भी देखते हैं, चाहे उसके लिए हमें टाइम भी निकालना पड़ता है। तो कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा शौक होता है टीवी सीरियल देखने का, तो वो देखते हैं। हाँ, तो इन कहानियों में मनोरंजन तो होती हैं, मनोरंजक होती है और मनोरंजन होता है, इससे उपदेश भी होता है इसमें हमें और ये जो जितने भी कथाएं हैं, महाभारत, रामायण, हनुमान, दुर्गा, शिव, ये सारी जो है, इनमें अलौकिकता का वर्चस्व देखने को मिलता है, अलौकिकता की भावना देखने को मिलती है। साथ ही साथ इसमें अलौकिक पौराणिक कथाएं, नीति कथा, प्रतीक कथा, आचार कथा, शिकार कथा, ये सारी कथाएं भी देखने को मिलती हैं। साहित्य कथा, आश्चर्यजनक कथा, हास्य कथा, मिथक, दंत कथा, उपाख्यान, यात्रा, वृत्तांत, ऐतिहासिक और सत्य कथा, ये सब इसमें शामिल होती हैं। हम इसको ज्यादा डीपली नहीं समझा रहे हैं क्योंकि इतना ज्यादा मतलब आ सकता है, आप लोग कर लीजिएगा अगर आ जाए तो। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये किस्से के बारे में, कहानी के बारे में आता है, तो वो कहानी के बारे में यहाँ से स्टार्ट होगा जो हम अभी करेंगे। तो ये कथा के बारे में, अभी हम कथा के बारे में इतना ही देखेंगे। तो इसमें ये सारी कथाएं वर्णनात्मक होती हैं। वर्णनात्मक शैली का मतलब होता है कि किसी भी चीज का वर्णन हो, अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन किया जाए, तो ये हो गई हमारी वर्णनात्मक शैली। तो ये सारी कथाएं वर्णनात्मक होती है, इसमें घटनाओं की भरमसार होती है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक घटनाएं घटित होती रहती हैं। ये घटनाएं समय अनुक्रम से घटती हैं, जैसे आज, कल, परसों, जन्म, शैशव, किशोरावस्था, युवावस्था, मृत्यु। तो ये सब इसमें बताया जाता है कि शेष अवस्था से लेकर इसमें मृत्यु तक की घटनाओं के बारे में बताया जाता है। ये सारी घटनाएं ही होती हैं। अब यहाँ से शुरू होगा कहानी का। तो कहानी, आधुनिक कहानी जो है, आधुनिक कहानी कहाँ से शुरू हुई और इसकी विधा में क्या क्या हुआ। जिस विधा को आज हम कहानी के नाम से जानते हैं, वह आधुनिक साहित्यिक विधा है। कथा के अनिवार्य तत्वों से जुड़े होने के बावजूद दोनों विधाओं में मौलिक फर्क आ गया है। तो दोनों विधाओं में मौलिक फर्क है। जो कहानी है वो कथा के अनिवार्य तत्वों से जुड़ी हुई है, और जो आज हम जो पढ़ते हैं, उसे हम आधुनिक कहानी कहते हैं। वो आधुनिक साहित्य की ही विधा है और आधुनिक कहानी है, उसे आधुनिक कहानी कहा जाता है। बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी, ये सारी जो है ये पुराने उनसे लेकर अनुवादित कहानियां हैं ये, और ये पुरानी कथाओं से लेकर मध्यकाल फिर प्राचीन काल की कथाओं से लेकर बनाई गई हैं। लेकिन जो आज कहानियां पढ़ी जाती हैं, जो 19 बीसी सदी के दशक से शुरू हुई हैं, वो हमारी आधुनिक कहानियां हैं। यथार्थ और विश्वसनीयता आज की कहानी की प्रमुख विशेषता है। मतलब यथार्थ दिखाया जाता है और लोग उस पर विश्वास भी कर सके, इस तरह का उसमें रियलिटी होती है। कहानीपन और कौतूहल इसमें मौजूद होता है। और ये फिर यहाँ से जो है, अब शॉर्ट स्टोरीज के बारे में दे रखा है, तो हम ये छोड़ देते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे। आधुनिक कहानी आधुनिकता बोध से युक्त होती है। ये आधुनिक कहानी प्राचीन और मध्यकालीन बोधों की विरोधी है। जो आधुनिक कहानियों के प्राचीन और मध्यकालीन तक की कुछ भावना नहीं होती, कोई बोध नहीं होता इसमें, बल्कि इसमें आधुनिकता की भावना होती है, रियलिटी होती है। और उसमें एक और बात,
अलौकिकता नहीं होती, उसमें लौकिकता होती है। अलौकिकता की भावना यानी कि ईश्वर पर विश्वास, बहुत ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास होता है, ईश्वर रहस्यमय चीज़ों पर विश्वास होना, तो ये अलौकिकता हो जाती है। लेकिन आज की जो कहानी है उसमें वो लौकिकता से परिपूर्ण होती है, उनमें ये सब अलौकिकता की जो भावनाएँ होती है, अलौकिकता का बोध, ये सब नहीं होता उसमें। आधुनिक युग में विज्ञान ने यथार्थ की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखी, तो रियलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है कहानी का, आधुनिक कहानी का। नए नए विचारों ने मनुष्य के मानस को नए रूप दिए, नए नए विचारों से और नए नए विषयों पर कहानियां लिखी जाने लगी। यथार्थवाद तथा कथा यथार्थवाद तथा साहित्य की व्याख्या और मूल्यांकन की कसौटी बन गया। आधुनिक यथार्थवाद के अनुसार सत्य का अन्वेषण इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, यानी जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही सच है। तो आजकल कहानियों में भी ये दिखाया जाने लगा है कि रियलिटी दिखाई जाने लगी कहानियों में, और जो कहानी के पात्र होते हैं वो भी उसी बात पर यकीन करते हैं जो वो खुद अपनी आंखों से देख लें या फिर सुन लें या फिर महसूस कर लें, तो वो उसी बात पर यकीन करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। आलोचनात्मकता, परंपरा का विरोध और अन्वेषणात्मकता आधुनिक कहानियों की विशेषता है। तो उसमें आलोचनात्मकता भी देखी जाती है, परंपरा का विरोध भी देखा जाता है, जो पुरानी परंपराएं उसका विरोध देखा जाता है, अन्वेषणात्मकता देखी जाती है, और मौलिकता आधुनिक कहानी की खास पहचान है। तो उसमें मौलिकता होती है, मौलिकता देखने को मिलते हैं। आधुनिक कहानी में सामान्य चरित्रों के स्थान पर विशिष्ट पात्रों का समावेश किया जाता है, जो जीते जागते इंसान जैसे लगते हैं। तो इसमें सामान्य चरित्र, जो पुरानी कहानी में राम, लक्ष्मण, ये सारे चरित्र होते थे, इनकी जगह पर अब ऐसे चरित्रों का प्रयोग किया जाने लगा है जो हमारी रियल जिंदगी से रिलेटेड होते हैं, जीते जागते इंसान होते हैं, और उन्हीं के नाम उनको दिए जाते हैं, उन्हीं घटनाओं का चित्रण किया जाता है जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो हमें वो कहानी पढ़कर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खुद की कहानी उसमें चल रही हो। कहानी पढ़ने के बाद हमारी आंखों में एक तस्वीर सी चलती है, और वो तस्वीर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी खुद की कहानी हो, क्योंकि ये अब मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनसे रिलेटेड कहानियां लिखी जाने लगी थी। इसी तरह कहानी में विशिष्ट चित्रण की प्रवृत्ति विकसित हुई। आधुनिक कहानीकारों ने अपने पात्रों को विशिष्ट व्यक्तियों के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनका नामकरण बिल्कुल सामान्य जीवन में प्रयुक्त नामों के अनुसार किया, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। हमारे वास्तविक जीवन में व्यक्ति विशेष की पहचान उसके नाम से घनिष्ठ रूप से जुड़ी होती है, तो ऐसे नामों का प्रयोग होने लगा है कहानियों में जो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड नाम होते हैं। जबकि पुराने टाइम की कहानियों में ऐसे नामों का प्रयोग होता था, जैसे पुराने टाइम के जो गाथाएं होती थी, पुराण होते थे, उनमें जो नाम होते थे उन्हीं का उसमें प्रयोग होता था। लेकिन अब हमारी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड नामों का प्रयोग होने लगा है। प्राचीन गद्य कथाओं में घटना स्थल और घटना के समय का सामान्य और अस्पष्ट उल्लेख होता था। ज्यादातर इसमें साहित्यिक रूढ़ियों का पालन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। घटना के समय का भी कुछ मतलब अस्पष्ट उल्लेख होता था, पता नहीं चलता था घटना का क्या समय है और क्या स्थल है, इसके बारे में ज्यादातर पता नहीं होता था। रूढ़ियों का भी बहुत ज्यादा पालन होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, रूढ़ियों का पालन भी नहीं हो रहा है। कहानियों को दिक् और काल से जोड़ा गया है। अब आधुनिक कहानियां जो है वो काल से जुड़ी होती हैं, दिक् से जुड़ी होती हैं। पात्रों के मर्मस्पर्शी क्षणों को एक विशेष स्थान और काल में घटित होते दिखाया जाता है, इससे कहानी अधिक विश्वसनीय लगने लगती है। तो आपको समझ आएगा कहानी विश्वसनीय क्यों लगती है, किस तरह से लगने लगती है। तो जो पात्र होते हैं वो एक खास स्थान से जुड़े होते हैं, जैसे कि उनके बारे में बताया जाता है वो किस स्थान के, तो फिर उसी जगह की संस्कृति के बारे में बताया जाता है। जैसे कि टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, जो हमारा भारत है उसमें बहुत सारे संस्कृतियों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो अलग अलग जगह के जहाँ का भी शो बनता है ना, टीवी सीरियल जहाँ का भी होता है, तो वहाँ की संस्कृति को लेकर दिखाया जाता है। और जिस टाइम का होता है तो उस काल के बारे में भी, काल का मतलब टाइम, तो जिस टाइम का होता है उस टाइम के बारे में बताया जाता है। कहानी का आकार उसके रूप से तय होता है, उसकी विषय वस्तु से ही कहानी की लंबाई या छोटाई तय होती है। जानबूझकर कहानी को खींचकर बढ़ाना या छोटा करने से कहानी को नुकसान पहुंचता है। मतलब कहानी जब तक अगर हम जानबूझकर कहानी को बड़ा करेंगे, छोटा करेंगे, तो वो कहानी नहीं रह जाएगी, फिर वो ऐसा लगने लगेगा कि कुछ और ही चल रहा है, कुछ अलग ही समझ में आएगा। वो कहानी मतलब उसमें क्यूरियोसिटी नहीं बनी रहेगी। प्रत्येक आदमी के अंदर एक शाश्वत और खामोश जिंदगी होती है। इस जिंदगी को ही कहानीकार अपनी कहानी में बुनता है, जिसमें थोड़ा यथार्थ होता है और थोड़ी कल्पना। कहानी में कम पात्रों के जरिए किसी प्रसंग, संकट, स्थिति, क्षण, द्वंद्व, संवेदना आदि को चित्रित किया जाता है। इसमें जीवन के व्यापक संदर्भ को सघनता से व्यक्त किया जाता है। तो इसमें बताया जा रहा है जो कहानीकार होता है, जब वो कहानी बनाता है तो उसमें किसी व्यक्ति के जीवन के जो शाश्वत जिंदगी होती है और खामोश जिंदगी होती है उसके बारे में तो बताया जाता है, साथ ही साथ उसमें कहानीकार की कुछ कल्पना होती है। थोड़ा बहुत यथार्थ होता है, थोड़ी बहुत कल्पना होती है, थोड़ी बहुत रियलिटी होती है। यथार्थ का मतलब रियलिटी।
और उसमें फिर एक के बाद एक प्रसंग आते हैं, संकट आते हैं, स्थितियां आती हैं, और ये सब चीजों को मिलाकर एक अच्छी तरह से चित्रित किया जाता है ताकि व्यक्तियों को समझ आए, अच्छा लगे पढ़ने में और उनको इंटरेस्ट आए, उनको इनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। तो गाइज यहाँ पर ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। और अगर हम ये वीडियो पहले ही 19 मिनट की हो गई, अगर हम और ये वाला टॉपिक भी लेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।